वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे किस्मत अस कलम रहीला खान किस्त नंबर 14। अगले दिन आरिश मेंशन आई। स्वेता बेगम और आला साहब को आराज की शादी रिमल से करने का कहा, जिस पर दोनों बहुत खुश हुए और पहले आराज से बात करना चाहते थे। वो सबके साथ लॉन में बैठी थी। अंजीब और शरीन कह रहे थे कि इसी वक्त रिमल की गाड़ी गेट से दाखिल हुई। वो सबको बैठा देखते इधर ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करने के बाद आरिश के गले मिली। कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ? रिमल ने आरिश से पूछा। फटाफट वो तो दिख रहा है, रिमल कहते साथ ही शरीन को गोद में उठाकर इधर ही कुर्सी पर बैठ गई। हो गई जॉब? सुल्तान साहब ने अपनी शहजादी से पूछा, जिनको जॉब की जरूरत न थी, पर रिमल की जिद पर इसे परमिशन दे दी कि अगर इसके वसीले से किसी की जिंदगी बच जाए तो इसके लिए कितना बड़ा इनाम होगा। जी बाबा, कल से हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ, रिमल ने अपने बाप के हाथों को आंखों से लगाते कहा, जिस पर सब बहुत खुश हुए और इसको ढेरों दुआएं दी। आराज जैसे ही अपने दादा के कमरे में जाता है, आगे नजर अपने चाचा बाप और इजहार के लाने पर पड़ी। आ जाओ आराज, हम आपको ही बुलाने लगे थे। दादा जान ने कहा, क्यों? खैरियत? जी बेटा जी खैरियत है। राज गिलानी साहब अपने पोते के सिलसिले में आए हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आराज ने कहा, बेटा ये साहिर के लिए रिमल का रिश्ता मांगने आए हैं, आलम साहब ने कहा। आराज की तो आंखों में लहू उतर गया। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? इसने सबसे पूछा। हमें भी साहिर पसंद है, अभी से बस रिश्ते तय करते हैं और कोई छोटी मोटी तकरीब रख के शादी दोनों की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी, सफदर साहब ने एहराज से कहा। और अगर मैं ये कहूँ मुझे नहीं पसंद वो साहिर, तब भी करेंगे? इसकी बात पर सबने उलझी नजरों से देखने लगे। आपको क्यों नहीं पसंद? मेरा पोता इजहार गिलानी ने आसाद से कहा, क्योंकि वो बहुत ही सोबत में बैठने लगा है। चाचा जान, मैं रिमल लोगों को ट्रीट देने रेस्टोरेंट लेकर गया था, तब साहिल को देखा जो लड़कियों के साथ खड़ा पार्किंग में सिगरेट पी रहा था। और वो लड़के इस शहर के लोफर तरीन लड़के हैं जो बहुत सी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेल चुके हैं। और आज रिमल आरिश के साथ होने वाला वाकया भी सुना डाला, जिससे सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया और गिलानी साहब शर्मिंदगी से नजरें झुका गए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ बेटा, पता नहीं इसे क्या हो गया है, या शायद माँ बाप के लाड ने बिगाड़ दिया है। मुझे यहाँ इसने जबरदस्ती भेजा है, इसी के कहने पे आया हूँ। गिलानी साहब शर्मिंदगी से दो चार हुए। तुम क्यों माफी मांगते हो इजहार? इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं, इसके माँ बाप को भी फिक्र नहीं। बेटा दलदल में जा रहा है और वो इसको आजादी देने के चक्कर में इसकी जिंदगी से कह रहे हैं, और तुम हमारा जवाब भी अच्छे से जान गए हो, सफदर इकबाल ने इनसे कहा। और वो हाँ में सर हिलाकर सबको खुदा हाफिज करते साहिल की खबर लेने के लिए घर चले गए। आज मिनाल का माइयों था। सब मर्द बाहर लॉन में महफिल जमाए बैठे थे कि ये औरतों का फंक्शन है, इसमें इनका क्या काम। मिनाल ने पीले रंग का लॉन्ग सादा फ्रॉक और इसके ऊपर रेड दुपट्टा, फूलों के गजरे पहने, जेवर पहने, बिना मेकअप के बड़ी बड़ी आंखें झुकाई था कि हसीन लगती रिमल और आरिश के साथ आ रही थी। माशाल्लाह, मेरी बच्ची पे बहुत रंग रूप जम के आया है, बहुत प्यारी लग रही है। शहीन बेगम ने मिनाल की नजर उतारी और माथे पे भरोसा दिया। रुखसाना बेगम ने भी मिनाल को गले लगाया और इसको प्यार दिया। रामिल आरिश ने भी फ्रॉक पहने हुए थे। दोनों परियां बनी इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर बाद रानिया भी आ गई। रस्में शुरू हुई और थोड़ी देर बाद मिनाल बेचारे का चेहरा हल्दी से भर गया और बालों में भी तेल ही तेल। इसने रोनी की सूरत बनाकर इन तीनों को घूरा कि ये काम इनका ज्यादा था, बाकियों के ना होने के बराबर लगा। घर चली जाती। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने मिनाल को हल्दी और तेल में डुबो दिया। इसकी रोनी सूरत देख के सब खवातीन मुस्कुराने लगी। तीनों ने मिलकर खूब डांस किया। रामिल, रानिया और आरिश ने खूब धमाल डाली और सबके साथ शहीन बेगम और जुबैदा बेगम को भी खींच लाई। रुखसाना बेगम मना करती मिनाल के पास बैठ गई और इसके बाद सब नाच नाच कर पागल हो गई। कुछ देर हल्ला गुल्ला करती रही। मिनाल बैठ बैठ कर थक गई थी। वो तीनों इसको कमरे में लगी। खाना खा के कुछ मेहमान इधर ही रुक के बाकी चले गए। इजहार गिलानी घर पहुंचते ही इजहार की खबर ली। वो भी ढीठ बना बैठा रहा। क्या करते फिर रहे हो साहिद? क्यों हमारी इज्जत खाक में मिलाने पर तुले हो? मेरी लाइफ मेरी मर्जी दादा जान। अब बस ये बताएं वो लोग माने या नहीं? नहीं माने वो लोग। क्यों? वो अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करें जैसे अपना दूध
होश तक नहीं कि वो सीधे काम कर रहा है या उल्टे। ये सुनते ही सास को शदीद गुस्सा आया। व्हाट द हेल, कैसे वो लोग मना कर सकते हैं? दादी जान ने कहा, ताकि मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, मतलब चाहिए। वो बकवास बंद करो, वो कभी भी अपनी बेटी तुम्हें नहीं देंगे। अपनी आदतें ठीक करो। लोग क्या है, मेरे बेटे को बाबा जान, इस उम्र में हर लड़के ऐसे ही होते हैं, बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? तुम तो चुप ही करो बहू, ये तुम्हारा बच्चा प्यार का नतीजा है कि आज ये इतना खुदसर, जिद्दी और बदतमीज बना है। और अगर पैसे कमाने के लालच में अंधा ना होते, अपने बेटे पर तवज्जो देते, तो शायद ये ऐसा ना होता है। सारा गिलानी गुस्से से बेटे और बहू से बात करते अपने कमरे में चले गए। पीछे सारा गिलानी के शैतान दिमाग में कुछ तो आया, जिसे सोच के वो मुस्कुराता बाहर को निकला। रात को जैसे ही घर आया, ज़ुबैदा बेगम मुलाजिम को भेज के अपने कमरे में बुला लिया। वो फ्रेश होकर टी-शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने निखरा निखरा सा इनके कमरे में आया। माँ, आपने बुलाया, कोई बात करनी है क्या? बिल्कुल, हम दोनों ने आपसे जरूरी बात करनी है, इसलिए बुलाया है। जी कहिए, पहले तो ये बताओ रोज रात देर आने की वजह। ज़ुबैदा बेगम ने कहा, माँ कौन सा मीनाल मेरा इंतजार कर रही होती है, क्या करना, जल्दी आकर, ऑफिस में ही रहता हूँ। बेटा जी, आप भूल रहे हैं, आपका एक बेटा भी है जिसे आपका वक्त चाहिए। पहले ही इससे माँ की कमी महसूस होती है, ऊपर से आप भी मर्जी से घर आते हैं। हो आज आराज को अब एहसास हो रहा होता है कि वो अंजम को टाइम कहाँ देता है। सारा दिन वो दादो नानों के साथ होता है। सॉरी माँ, अब से इसको मैं प्रॉपर टाइम दूंगा। हम चाहते हैं आप शादी कर लो। आराज आलम साहब, जो कब से खामोश बैठे थे, बोल उठे। मैं मनाल की जगह किसको नहीं दे सकता, और अगर कर भी लूं तो भी अंजुम को माँ जैसा प्यार नहीं देगी, इसलिए हम चाहते हैं आप रिमल से शादी कर लो। हमें पता है आप हमेशा इसे बहन की नज़र से देखते आए हो, पर वो आपकी कज़न है और अंजुम के लिए बेहतरीन फैसला है। अंजुम रिमल के साथ बहुत अटैच हो गया है। कल कला को रिमल की शादी हो गई, फिर अंजुम को कौन संभालेगा? जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, माँ की कमी से महसूस होती है। बेटा, हम कब तक इसके साथ रहेंगे? इसमें यही बेहतर होगा कि इससे पहले कि भाई साहब रिमल का रिश्ता कहीं और तय करते, हमें बात करनी होगी इनसे। ज़ुबैदा बेगम आराज को समझाते हुए बोली। वो आंखों में सुर्खी लिए नजर जमीन पर गाड़े बैठा था। और आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी। हम नहीं चाहते आपकी बाकी जिंदगी इस तरह हो जाए। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं सोच कर बताऊंगा आप दोनों को। आराज हाथों की मुट्ठी बनाए कहा, ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। ये कहते ही आराज रिमल के कमरे की तरफ गया। गुस्से से इसकी सांसें फूल रही थी। इसने जैसे दरवाजा खोला, सामने वो अंजुम और वो वीडियो गेम खेलते नजर आए। अंजुम अंजुम जो वीडियो गेम में मस्त है, आराज की आवाज पर देखा। पापा वो गेम छोड़कर आराज के पास आया। हाय चम। आराज ने इसे गोद में उठा लिया और गाल पर किस की। सोए क्यों नहीं अभी तक? हम सुबह सुबह स्कूल भी तो जाना है। पापा गेम खेल रहा था। ओके, नो मोर गेम, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। आज से आप मेरे साथ सोओगे। ओके। जिस पर अंजुम ने खुशी से सर हिलाया। आप रूम में जाओ, पापा आनी से बात करके आए। वो हाथ की मुट्ठी में अंजुम के सामने करता करता, जैसे अंजुम भी अपनी छोटी से हाथ मुक्का बनाए, आराज के बंद मुट्ठी पर जड़ती और कमरे से भाग गया। आराज ने शोला बरसाती नजरों से रिमल को घूरा। रिमल जो कब से खड़ी इन दोनों की बात सुन रही थी, आराज को यूं देखने पर गड़बड़ाई। आराज सेकंड में इसके पास गया और जोर से बाजू पकड़ा। तुम्हें मैंने कहा था ना अंजुम से दूर रहो, फिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आई? वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। बोलो। वो धड़ के रिमल उछल पड़ी। आराज भाई, अंजुम खुद इतना क्लोज हो गया और मैं मना नहीं कर सकती। वो मेरा भांजा है, मैं कैसे दूर हो जाऊं इससे, जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। रिमल सर नीचा करके बोली। अंजुम की माँ भी तो तुम्हारे लिए जान से प्यारी थी। आराज गम और गुस्से से धाड़ा। आज से तुम अंजुम के पास नहीं जाओगी, दूर रहना मेरे बेटे से। मैं नहीं चाहता इससे तुम्हारी आदत पड़ जाए। कल जब तुम्हारी शादी होगी, इसका असर मेरे बेटे पर ना पड़े, इसलिए अच्छा है दूर रहो। आई समझ वो कुछ ना बोली। मैंने क्या बकवास की है? मैं अपनी बात दोहराना पसंद नहीं करता। जी। आराज इस पर नजर डाले निकल गया। मेरे बेटे के करीब न जाओ। होता कौन है मुझे मना करने वाला? मैं तो जाऊंगी, जंगली इंसान। वो हाथ की पुष्ट आंसू से साफ करते हुए बुड़बुड़ाई। वो जैसे ही कमरे में आया, अंजुम बेड पर फैला चॉकलेट खा रहा था। आराज भी इसी के साथ लेट गया। जेम्स, यस डैड, आपको मॉम चाहिए? नो डैड। इसके जवाब पर आराज का डिंपल नुमाया हुआ। मतलब अब इससे कोई फोर्स नहीं करेगा शादी के लिए। मुझे आनी चाहिए। व्हाट? इसके अगले जवाब पर आराज का डिंपल गायब हुआ और माथे पर बल पड़े। डैड, मुझे आनी चाहिए, वही मेरी मॉम है। अंजुम चॉकलेट वाले हाथ से आराज का चेहरा थामते बोला। आराज बिना कुछ खेल अब
बयान। अगले दिन रिमल बिना नाश्ता किए सबसे मिलती अंजुम के घर तक करती पहुंच में आई। नेवी ब्लू कलर का सूट पहने, रेड दुपट्टा गले में डाले, बालों की पुरानी टेल बनाए, नीली आंखों में चमक ली, इंतहा की प्यारी लग रही थी। रुको, इससे पहले वो गाड़ी में बैठते या रात की आवाज आई, वो पीछे मुड़ कर देखने लगी। जी भाई, और जस्ट अब नहीं हूँ तुम्हारा भाई, और बैठो अंदर, मैं छोड़ दूँ। आराज कभी रिमल को लेकर ना जाता, पर जब से साल को देखा था इसे डर लगने लगा था कहीं वो कुछ गलत न कर दे रिमल के साथ। इसके लिए ना चाहते हुए भी रिमल को छोड़ने जा रहा था। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। रिमल इसके अंदाज और सुबह सुबह डांट बहुत बुरी लगी। आज का इसका पहला दिन था और राज ने इसे डांट पिला दी। पहले वो सब कितना खुश रहते थे और अब इसकी बात पर आराज का मीटर घुमा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ ले जाने का। खानजादे की इज्जत तुम्हारी वजह से खराब ना हो इसलिए कह रहा हूँ। इसकी बात में रिमल की नीली कांसी आंखों में आंसू जमा होने लगे। आप बेफिक्र रहे, मेरी वजह से इस खानदान की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आएगा। वो कहते ही गाड़ी में बैठे आराज ने मुक्का गाड़ी पर दे मारा। इससे पहले वो चाबी इंजेक्शन में घुमाती, आराज ने चाबी बाहर निकाली, फिर डोल खोला, इसे बाहर खींचा। छोड़े आराज भाई, इसने रिमल को जोर से गाड़ी के साथ लगाया। रिमल की कमर में दर्द हुई। तुम्हें कहीं बात समझ नहीं आती ना? वो इसे जबरों से पकड़ कर धाड़ा। मैं बकवास कर रहा हूँ कि तुम अपनी इस मनहूस शक्ल के साथ मेरे साथ जाओगी। छोड़ो, मुझे क्या बदतमीजी है ये नहीं छोड़े, मुझे क्या बदतमीजी है ये, नहीं जाऊंगी मैं। विमल ने इसे दोनों हाथों से धक्का दिया। आराज बिना कुछ किए इसको घसीटते अपनी गाड़ी तक ले आया और जोर से अंदर पटका। खुद ड्राइविंग सीट पर आया, फिर स्पीड में गाड़ी खानजादा मेंशन से बाहर लेके आ। विमल आंसू साफ करते उसे गुस्से से घूर कर बाहर देखने लगी। वो सुसु करती रही। आराज अनजान बना ड्राइवर करता रहा। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी, वो जल्दी से उतरने लगी। सुनो, वापसी पर अकेले मत जाना, ड्राइवर और गार्ड के साथ मेंशन जाना है। रिमल बिना कुछ के उतर गई। अपनी बात को इग्नोर होते देखा वो जल्दी से निकला। मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रही? वो इसके सामने आता बोला। आपको क्यों लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? क्योंकि तुम उसे इस साहर का नवाला नहीं बनाना चाहूंगी। साहर, विमल ने डरते से पूछी थी। हाँ, साहर वापस आ गया। वो इससे पहले से ज्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा है। आराज ने इसकी आंखों में डर देख कर नरमी से बात की। अगर चाहती हो कोई दोबारा तुम तक ना पहुंचे तो शराफत से ड्राइवर और गार्ड के साथ घर जाना है। अब इस बार वो किसी भी हरे गहरे को नहीं बचा पाऊंगा। इसको तो बिल्कुल नहीं, जो मेरी बीवी की कातिल हो। वो लफ्जों के नश्तर चलाता, आंखों पर ग्लासेस लगाया, अपनी गाड़ी में बैठा और फोन निकाल के गार्ड को जरूरी हदायत देता इस पर बिना नजर डाले चला गया।